नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, डाइपोल मूवमेंट क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे क्या होती है और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होती है वो भी हम निकाल चुके हैं। वो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वो सारी चीजें यूज होंगी, तो इसलिए वो आपके क्लियर होना, जो कंसेप्ट है क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो अब हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ। ये जो O है ये सेंटर ऑफ डाइपोल है और इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है ये 2a है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। अब एक पॉइंट हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण ये जो हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब देखिए, हम एक्सियल लाइन पे निकाल चुके हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल चुके हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये हमारा कहीं पर भी है। तो यहाँ पर अब हमें एक चीज पता है कि जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, बाय कन्वेंशन हम यही लेते हैं। अब यहाँ पर अगर इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? ये जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है हम इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना लेते हैं। यानी कि अभी हम मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ डाइपोल से थीटा एंगल पर है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं O से यहां तक का K पॉइंट मान लेते हैं, O से K तक का डिस्टेंस R है। अब यहां पर हम इस डाइपोल मूवमेंट के दो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं उनको रिजोल्व कर लेते हैं, यानी कि एक इस तरफ और एक बिल्कुल 90 डिग्री पे इस तरफ। अब ये हमने क्यों किए हैं? ताकि ये जो पॉइंट है हमारा इसके तो एक्सिस पे आ जाए और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाए। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, -q प्लस q, तो एक्सियल लाइन कौन सी होती है? जो ये सीधी चली जाती है। इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है? जो कि एक्सियल लाइन के बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है। तो ये इक्वेटोरियल लाइन है और ये एक्सियल लाइन है। तो यहां पर देखिए, जब हमने डाइपोल मूवमेंट के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व किए तो ये एक हमें कंपोनेंट ये मिला। मान लीजिए ये A1 B1 है और इसको हम मान लेते हैं ये A2 B2 है। अब A1 B1 जो हमें ये कंपोनेंट मिला इसकी बिल्कुल एक्सिस पर ये पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट क्या है? इस कंपोनेंट की एक्सिस पर है, एक्सियल लाइन पर है। इसी तरह से ये जो है दूसरा कंपोनेंट होगा बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर होगा, या कहें कि जो A2 B2 है इसके ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। ये आप समझ गए? A1 B1 के तो एक्सियल लाइन पर है और A2 B2 के बिल्कुल ये 90 डिग्री पर है, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर है। सिंपल सी बात है। अब पहले हम निकाल चुके हैं दो जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हमारी एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या है। तो ये हमारी एक्सियल लाइन के लिए है जो E1 हमने दिखाई है, जो E2 है ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन के लिए है। ये पिछले लेक्चर में हमने निकाला था। यानी कि जो एक्सियल लाइन की एक्सिस पर अगर कोई भी, जिस तरह से ये है A1 B1 के एक्सिस पर है, एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो दुगनी होती है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट हो उससे। तो ये यहां से भी क्लियर है, पहले भी हम देख चुके हैं इस चीज को। तो अब यहाँ पर लेकिन ये जो कंपोनेंट हमारा रिजोल्व हुआ है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पर ये क्या बनेगा? ये P cos थीटा बनेगा। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या बनेगा? ये P sin थीटा बनेगा। ये हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट sin थीटा होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अगर यहाँ पर हम इस K के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो वो E1 हमारी क्या हो जाएगी? अब यहाँ P की जगह P cos थीटा आ जाएगा, यानी कि सिर्फ बाकी सारा सेम रहेगा, P की जगह P cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि अब हमने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है डाइपोल मोमेंट का। तो यहाँ पर P की जगह 2P cos थीटा आ गया, बाकी सारा सेम है। इसी तरह से इसके कारण से A2 B2 से अब ये इक्वेटोरियल लाइन बन गई A2 B2 की। अब इस पॉइंट पर जो हमारी इंटेंसिटी लगेगी वो क्या लगेगी? P sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, यानी कि P की जगह हमने क्या रख दिया है? P sin थीटा, क्योंकि अब हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये इक्वेटोरियल एक्सिस है। तो ये हमारी आ जाएगी। अब इस K के ऊपर किस किस डायरेक्शन में लगेंगी वो भी हमने देखा था, यहाँ पर भी देख लेते हैं कि अगर एक्सियल लाइन पर है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरफ होती है, अगर इक्वेटोरियल लाइन पर है जैसे A2 B2 के लिए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इस तरफ होगी।
जो एक्सियल लाइन के अगर जो इक्वेटोरियल लाइन है उसमें अगर हम देखें तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए ये इसके पैरेलल होती है, जो भी हमारी ये इक्वेटोरियल लाइन है और इस पॉइंट पे निकालेंगे तो इसके पैरेलल ही ये जाती है इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट दे देते हैं, जैसे ये K है इसको हम L पॉइंट दे देते हैं, इसको M पॉइंट दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें KL को हमने E1 लिया, ठीक है, और इसको हमने E2 लिया। अब अगर इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो वो क्या होगी, तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं, इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं और इनका रिजल्टेंट ले लेते हैं, यानी कि जो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं मान लीजिए n, तो ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ये किसके बराबर होगी। अगर पैरेललोग्राम लॉ की बात करते हैं तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो ये रिजल्टेंट होता है वो इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के और अंडर रूट अगर हम ले लें उसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम kn निकाल लेते हैं, जो kn हमारे पास होगा तो वो किसके स्क्वायर के बराबर, kl का स्क्वायर प्लस km के स्क्वायर के बराबर होगा, kl का स्क्वायर और km के स्क्वायर। अब kl का स्क्वायर क्या है, E1 का स्क्वायर है हमारे पास, और km क्या है हमारे पास, E2 का स्क्वायर है। तो ये E1 है और ये E2 है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा E1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा E2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि ये वैल्यू आई है हमारे पास E1 और E2 की। तो चलिए इसको पुट करते हैं और वैल्यू को निकालते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो किसके बराबर आएगी, जो E1 का स्क्वायर है, E1 का स्क्वायर यानी कि 2p cos थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब, इसका स्क्वायर, ये तो E1 हो गया, प्लस E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर क्या है, p sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब, यानी कि इसका स्क्वायर। अब इसमें से देखें जो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब है इसमें भी ये कॉमन है और इसका स्क्वायर भी है, तो अंडर रूट से बाहर ले सकते हैं। तो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब इसको हम बाहर ले लेते हैं और अंडर रूट में अब क्या बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये बच जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही बचेगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा p बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब को बाहर ले चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को 1 भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करें, बाहर वाली टर्म जो है इस तरह से सेम आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर इसको आप कैसे लिख लेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा को आपने कैसे लिख लिया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और ये sin स्क्वायर थीटा है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी p बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। रिजल्टेंट जो हमारे पास इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, तो ये वैल्यू हम ले लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए जो ये हमारे पास आई है इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप थीटा को 0 पुट करते हैं, 0 क्यों पुट करना है, अगर आप इसको इसी एक्सियल लाइन पर लेते हैं, यानी कि यहाँ तो थीटा एंगल है, इसी एक्सियल लाइन पर लेते हैं, तो ये हमारी क्या आएगी, 0 पुट कर दें तो cos 0 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 3 + 1 4 और 4 का अंडर रूट 2, 2p 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब, जो कि एक्सियल लाइन पर आती है, तो ये हमारी करेक्ट हो जाती है। इसी तरह से अगर इक्वेटोरियल लाइन पर चेक करते हैं तो थीटा वहां पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, cos 90 0, यहाँ पर 1 + 0 1 ही आ जाएगा, यानी कि p बाय 4 पाई एप्सिलॉन ओ r क्यूब, ये इक्वेटोरियल लाइन पर होती है, तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनके बीच का एंगल है, ये जो एंगल है इसको भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि ये जो एंगल है अल्फा, इसको भी निकाल सकते हैं। ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर आप निकाल सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा परपेंडिकुलर है और डिवाइड बाय बेस है, तो वही हमारा होता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें तो वो क्या है, ln है, और बेस की बात करें वो क्या है हमारा, ये kl है, kl। अब ln किसके बराबर है, ln हमारा km के बराबर है, तो यानी कि tan अल्फा km बाय kl के बराबर आ जाता है, इस साइड के बराबर और डिवाइड बाय इस साइड के, यानी कि E2 डिवाइड बाय E1 के बराबर ये आ जाता है। तो इसको सीधा E1 लिख लेते हैं, तो इसके बराबर आ जाता है। तो tan अल्फा की वैल्यू को अगर हम निकालते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं tan अल्फा, यानी कि सीधा सी बात करें तो E2 बाय E1 वो आ जाता है, तो E2 बाय E1
ये हम ले सकते हैं E2/E1। अब जो E2 है उसकी वैल्यू हमें पुट कर देनी है और E1 की वैल्यू, E2 की वैल्यू हमें पता है ये होती है जो यहाँ पर रखी है। तो ये क्या है, P sin थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब इनटू डिवाइड बाय E1 है। E1 की वैल्यू क्या है ये, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब और डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा 2P cos थीटा, यही आ जाएगा। अब यहाँ P से P कैंसिल आउट और 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब से ये कैंसिल आउट, तो sin थीटा बाय cos थीटा बचा और ये नीचे 2 है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया हाफ tan थीटा, क्योंकि sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा होता है, तो tan अल्फा की वैल्यू आ गई हाफ tan थीटा। अब यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू को 0 और 90 डिग्री रखकर आप देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है आप निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।